तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद MIQ ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जो आपके पास पेज खाली है, पेज नंबर 33, उस पर पहला काम ये करो कि एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जो सीरीज है वो रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज है स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, पहले एस शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट शेल से एस शुरू होता है। यार तुम्हें पता है मैं आ गया हूं तो तुम बात मत करो ना पीछे। हेलो, जरूर थोड़ी गालियां दे के समझ में आती है बात एक बार में। एक बार मैं क्लास में आ गया, बोलना क्यों पड़ता है कि चुप हो जाओ। होश में आओ यार, कहाँ बैठे हो। पी से शुरू करेंगे। 2P, 3P, 4P, क्योंकि सेकंड शेल में पहली बार पी आता है। 5P, 6P, 7P। डी पहली बार थर्ड शेल में आता है। एफ पहली बार फोर्थ में आता है। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है, दिस इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जो हमें भरने का ऑर्डर बताता है। सबसे पहले भरेगा 1s, 2s, 2P, 3s, 3P, 4s, 3D, 4P, 5s, 4D, 5P, 6s, 4F, 5D, 6P, 7s, 5F, 6D, 7P, 8s। 120 एटॉमिक नंबर तक भरने की सीरीज है ये। कल भी मैंने सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट राइटिंग लाइक दिस। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज ओनली द रूल हाउ टू फिल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब होता है शेल वाइज लगाना, उनको शेल वाइज ऑर्डर में अरेंज करना।
पहला क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 103। तो 1 के लिए लगाते हैं अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई और ईएम, 2 बार आई नहीं लिखते, ट्राईएम, सिंबल यू एंड टी। बी पार्ट है, वाई फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। फेमस क्वेश्चन, आंसर लिखो। लिखो ऑल द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, all the elements in which last electron enter in 5s, 4d and 5p. All the elements in which last electron enters in 5s, 4d and 5p will have maximum shell number 5, will have maximum shell number 5 and hence belongs to fifth period, and hence belongs to fifth period. Total 18 elements, total 18 elements, 2 from S block, 2 from S block, 10 from D block and 6 from P block, and 6 from P block. तो ये आप बाव की सीरीज है, आपको ट्रेनिंग मिली हुई है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में जाता है उसके लिए हाईएस्ट शेल नंबर 5 भरा गया। कोई भी ऐसा एटम जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जाता है उसके लिए भी हाईएस्ट शेल नंबर 5th ही भरा जा चुका है। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो 5p में जाता है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, द हाईएस्ट शेल नंबर 5th फिल्ड इज 5th। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा, टेक्निकली उसके लिए हाईएस्ट शेल नंबर फिल्ड क्या हो जाएगा, 6। तो यही ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में जा रहा है, 4d में जा रहा है, 5p में जा रहा है। इन सब की हाईएस्ट शेल नंबर 5th काउंट होगा और हाईएस्ट शेल नंबर ही होता है पीरियड। ब्लॉक होता है लास्ट सबशेल कौन सी भरी, अफवाह के मुताबिक। ग्रुप की आपको पता है अपनी कहानी है, एस ब्लॉक जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी एस में है, पी ब्लॉक जितने आखिरी पी में है प्लस 12, डी ब्लॉक आखिरी एस आखिरी डी, वो सब कॉम्बिनेशन है। लेकिन पीरियड का पता लगता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हाईएस्ट शेल नंबर क्या भरा है, लास्ट शेल नहीं कह रहे, हाईएस्ट शेल नंबर क्या भरा गया वो पीरियड है। तो हर वो एटम जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में जा रहा है, 4d में जा रहा है, 5p में जा रहा है, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p में 6, तो 10, 6 और 2 ऐड करेंगे तो 18। तो टोटल 18 ऐसे एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में जो किससे बिलोंग करेंगे, 5th पीरियड से। ऐसे ही जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलो 6s में जाएगा, 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, उन सब के लिए हाईएस्ट शेल नंबर क्या हो जाएगा, 6। ये सारे एलिमेंट 6 पीरियड के हो जाएंगे। s में 2 आ सकते हैं, f में 14, d में 10, p में 6, ऐड करोगे तो 32 हो गया। सो कुल 32 एलिमेंट होंगे विच बिलोंग टू 6 पीरियड। ऐसे करके हम पीरियड देखते हैं। नेक्स्ट अगला आ रहा है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जनरल कन्फिगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनमें हम 2 सबशेल्स के बारे में बात करते हैं।
आखिरी एस और पेनल्टीमेट शेल का डी। तो जितने भी एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं उनमें दो सबशेल्स मेनली भरी जा रही हैं। लास्ट शेल का एस भरा जा रहा है, एन का मतलब है आउटर शेल, n-1 का मतलब है पेनल्टीमेट शेल। आउटर शेल का एस भरा जा रहा है और अंदर की शेल का डी भरा जा रहा है। जैसे क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन बोलो 3d5 4s1, जिंक 3d10 4s2, आखिरी शेल का एस इसको n बोल दिया, थर्ड शेल को क्या बोल दिया n-1, आखिरी शेल का एस, पेनल्टीमेट शेल का डी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक या दो। डी में कितने आ सकते हैं, 1 से 10। इस प्रकार जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया था। एफ का भी कराया था आपको, एस ब्लॉक का भी, पी ब्लॉक का भी। पर यही MIQ है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन देते हैं हम इसमें, हम कहते हैं अब तू बाकी अपने आप मेहनत कर ले। So, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड में या स्कूल में डी का ही पूछेगा वो, एनी दे कैन आस्क यू एनीथिंग। बट हमारा काम है आपको फ्लेवर देना कि दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस। ऐसे आप बाकी भी रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ो, क्योंकि सारे कराने बैठ गए फिर तो वो बुकलेट बनी गई जो कराई हुई है पहले। सेकंड आ रहा है जी, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ साइज। अब एक एक करके पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे सवाल शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है साइज पे। फर्स्ट पार्ट आ रहा है I-, I+ और I। ज्ञान बोलो, एनायन का साइज एटम से बड़ा होता है, केटायन का साइज एटम से छोटा होता है। बनाओ, ऑर्डर बनाओ और एक आधा लाइन भी लिखते रहो साथ साथ। लिखो, साइज ऑफ एनायन इज मोर देन एटम, साइज ऑफ एनायन इज मोर देन एटम, and size of cation is less than atom. Size of cation is less than atom. एनायन का साइज एटम के साइज से बड़ा होता है, और कैटायन जितना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा उतना साइज छोटा होता है। सेकेंड आ रहा है लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। ये क्वेश्चन हम तब कर पाते हैं जब पीरियोडिक टेबल हमारे दिमाग में छपी होती है। लिथियम सोडियम ग्रुप 1 के मेंबर हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप 2 के मेंबर हैं। सोचने का तरीका, डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, तो ये सोचने का तरीका दे रहा हूं आपको। डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, इसका मतलब लिथियम बेरिलियम छोटे हैं, सोडियम मैग्नीशियम बड़े हैं। सोचने का तरीका बता रहा हूँ, आंसर नहीं दे रहा अभी, मैं कह रहा हूँ ऐसे टुकड़ों में सोचो। सोडियम मैग्नीशियम डाउन द ग्रुप के मेंबर हैं, ये बड़े होंगे, लिथियम बेरिलियम छोटे हैं। कहावत, पीरियड में आगे बढ़ने पे साइज छोटा होता है, इसका मतलब बेरिलियम लिथियम से छोटा है एंड मैग्नीशियम सोडियम से छोटा है। दिस इज द ऑर्डर। बनाओ। सो डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, सोडियम मैग्नीशियम लिथियम बेरिलियम से बड़े हैं। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है, तो मैग्नीशियम सोडियम से छोटा है, बेरिलियम लिथियम से छोटा है। अगला है वाई साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन साइज ऑफ एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। तो कैटायन में दो प्रॉब्लम चल रही हैं। पहला, कैटायन पे चार्ज पॉजिटिव है, प्लस चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए। प्लस चार्ज कैसे आ सकता है, एटम तो न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। लेकिन अगर कैटायन के बारे में बात करें तो उस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो प्लस चार्ज क्या बताता है, प्लस चार्ज ये बताता है कि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। और न्यूक्लियस ही वो शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब जो शक्ति खींचने वाली है वो ज्यादा है। जो मैंने आपसे कहा था कि एक रोप पुलिंग वाला सोचो कि जो खींचने वाले हैं वो कम है, खींचने वाले ज्यादा हैं, या खींचने वाले कम है, खींचने वाले ज्यादा है।
तो न्यूक्लियस खींचता है, उसका चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसका चार्ज कम है, तभी तो प्लस चार्ज आया है। जिसके लिए हम एक लाइन बोलते हैं कैटायन में क्या ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ती है, और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो कंप्रेशन इफेक्ट आता है, साइज छोटा होता है। सेकेंड रीजन ये था कि अक्सर जब कैटायन बनता है तो एक शेल उड़ जाती है। सोडियम में 3 शेल हैं, सोडियम आयन में 2 हैं। पोटेशियम में 4 शेल्स हैं, पोटेशियम आयन में 3 है। तो जब अक्सर कैटायन बनते हैं तो एटम लूज इट्स शेल, और शेल कम होने का मतलब है भयंकर साइज में गिरावट आएगी। हालांकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रीजन है वही सबसे बड़ा रीजन दिया जाता है। आंसर लिखो। लिखो साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर ड्यू टू, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर ड्यू टू नंबर 1 हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 1 हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 higher effective nuclear charge, number 2 lesser number of shells as compared to atom, lesser number of shells as compared to atom। थर्ड क्वेश्चन है, अब ये सवाल है ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला, आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की नाइट्रोजन से ज्यादा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्यों? तो पहले बात कर लेते हैं फ्लोरीन और नाइट्रोजन की लोकेशन। सो दे बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन में मुकाबला कर रहे हैं। ज्ञान पीरियड में आगे बढ़ने पे साइज छोटा होता है, इसीलिए फ्लोरीन का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सो इट इज नॉट ए एक्सेप्शन केस, इट्स ए नॉर्मल केस। आंसर लिखो। देखो एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन नाइट्रोजन, atomic size of fluorine is less than nitrogen, it has higher effective nuclear charge, साइज छोटा है, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है। फ्लोरीन में न्यूक्लियस का चार्ज है +9, नाइट्रोजन में है +7। इट हैज हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, outer shell electron experience more attraction, outer shell electrons experience more attraction, shows less size, shows less, sorry, outer shell electron experience more attraction, which increase ionization energy, which increase ionization energy। तो फ्लोरीन नाइट्रोजन इज ए नॉर्मल केस। नाइट्रोजन का नाम आके दिमाग इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि एक कानों में आवाज गूंजती है, क्या? हाफ फिल्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो मैंने आपको इसका जवाब दिया था कि हाफ फिल्ड होना बड़ी बात नहीं है। हाफ फिल्ड होने का असर इतना ही होता है कि अपने से एक पहले कार्बन, अपने से एक बाद ऑक्सीजन के मुकाबले आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सबसे हाई हो जाएगी ये रूल नहीं है। जहां तक सवाल है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, इसमें क्या हुआ? इसमें एक्सेप्शन हो गई। लिखो जी सेकंड पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन is more than oxygen, ionization energy of nitrogen is more than oxygen, is more than oxygen due to half filled extra stable p subshell,
ड्यू टू हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल p subshell which required more energy to remove electron, which required more energy to remove electron. So nitrogen at 2s2 2p3, ऑक्सीजन है 2s2 2p4. यहां पे हाफ फिल्ड होने का इंपैक्ट आ रहा है. क्लोरीन और नाइट्रोजन में नहीं है इंपैक्ट, क्योंकि हाफ फिल्ड होना बड़ी बात है ही नहीं. हाफ फिल्ड होने का असर लिमिटेड है. अपने से एक पहले कार्बन, अपने से एक बाद ऑक्सीजन के मुकाबले आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा नहीं हो जाएगी. देखो कॉन्फ़िगरेशन देकर आना चाहिए ऐसे केस में, स्पेशली नाइट्रोजन का. टीचर को बताना चाहिए कि हाँ जी ये हाफ फिल्ड है. मैं सोच रहा हूँ कि मैं केमिकल बॉन्डिंग आपको मंडे वाली क्लास में ऑफलाइन करा दूं या ऑनलाइन ले लूं, बोलो. जिसमें ज़्यादा समझ में आ रहा है. देखो ये रिवीजन क्लासेस लग रही हैं, हम अपना काम धंधा छोड़ के अपनी सिलेबस की स्पीड रोक के करा रहे हैं. ये आप लोगों का पार्टिसिपेशन उस लाइव क्लास में भी अच्छा था, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम लोग वेडनेसडे से शुरू कर लेंगे. थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो गया तो वो शुरू हो ही गया. जब हम शुरू हो जाते हैं तो वे शुरू ही हो जाते हैं. अभी तो ब्रेक लगी गई है. सो ऑफलाइन चाहते हो केमिकल बॉन्डिंग या ऑनलाइन, बोलो. ठीक है, फिर हम मंडे को करा देंगे. अब आपकी कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे, आज तो ये खत्म हो पाएगा आपका. आगे सोचा हुआ था कि एक चैप्टर आपको उसमें करा देंगे, जैसे कल एटॉमिक काफ़ी हो गया था. सो अब ये मेक श्योर आप करना है, कल क्लास नहीं होगी, बट यूज दिस टाइम. ये 3-4 दिन अभी भी हो सके तो इसी को रिवाइज करते रहो और पैकेज भी पढ़ो. MIQ तो कर ही रहे हो आप, इसको 2-2 बार लिख के देख लो, लेकिन पैकेज में क्या करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन रिवाइज कर लो. सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लो, आदत पड़ेगी. इन 3-4 दिनों में ऐसे सोचो कि मंडे को पेपर है, ट्यूसडे को पेपर है. केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज करो. उल्टा केमिकल बॉन्डिंग हम मंडे को जब कराएंगे तो अच्छे से पढ़ के बैठो, ताकि उस MIQ का फायदा उठा सको. फ्राइडे को तो आपका टेस्ट है ही MIQ का, नेक्स्ट फ्राइडे टेस्ट होगा. आओ जी, नेक्स्ट पार्ट. बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा क्यों है? हालांकि साइज देखें तो बोरोन का कम है. तो आपको पता है जो आपका सेकेंड पीरियड है उसमें केवल 2 एक्सेप्शंस आती हैं. ये हमारा सेकेंड पीरियड है. सबसे ज्यादा सवाल इसी पे उठते हैं. हम नियॉन को रोक के रखते हैं क्योंकि नियॉन नॉर्मल एलिमेंट कैटेगरी में नहीं आता. कहावत, पीरियड में आगे बढ़ने पे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन 2 एक्सेप्शन है. बेरिलियम की आई बोरोन से ज्यादा है और नाइट्रोजन की आई ऑक्सीजन से ज्यादा है. बाकी सब में आयनेशन एनर्जी बढ़ती है. इन 2 केस में एक्सेप्शन आती है. नाइट्रोजन का रीजन आपने देख लिया, क्या रीजन है बोलो? हाफ फिल्ड. और बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड वर्ड तो है ही नहीं यार. बेरिलियम में जो पंच वर्ड है जिसके नंबर मिलते हैं वो पेनिट्रेशन इफेक्ट है. हम ये कहते हैं कि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो P से इलेक्ट्रॉन निकालना है. S से इलेक्ट्रॉन निकालना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको याद है SPDF में से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन किस पे ज्यादा पड़ती है? S पे. P से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली इजी है. वन फैक्टर. सेकंड फैक्टर फुल्ली फिल्ड नहीं बोलते, क्योंकि S में आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है. कभी भी S के लिए हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड वर्ड यूज नहीं होता. P के लिए होता है, D के लिए होता है, F के लिए होता है. सो व्हाट वी हैव टू थिंक इज कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, क्योंकि कुछ 2 छोटे छोटे फैक्टर हैं जो भारी पड़ रहे हैं साइज पे. अगर हम साइज देखें तो पीरियड में आगे जाने पे साइज छोटा होता है. बोरोन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस पे पकड़ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना बेरिलियम से मुश्किल पड़ रहा है. तो कुछ 2 छोटे छोटे फैक्टर हैं जो ऐड हो गए हैं, जो साइज पे भारी पड़ गए हैं. तो पहला फैक्टर है S से इलेक्ट्रॉन निकालना P से मुश्किल होता है, जिसे पेनिट्रेशन वर्ड अगर लिख के नहीं आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. और दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट स्पिन के कारण, प्यार होता है इनमें.
और ये अकेला इलेक्ट्रॉन है। मैंने पहले भी कहा था, एक अकेले बच्चे को किडनैप करना आसान है, दो को किडनैप करना मुश्किल होगा। सो ये दोनों रीजन आपको देकर आने हैं। आंसर लिखो। देखो जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन बिकॉज ionization energy of beryllium is more than boron because number one, higher penetration effect of 2s। पेनिट्रेशन वर्ड का मतलब होता है, मैंने रट्टा लगवाया था, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब मैं कहूंगा इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब इसमें इस पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ड्यू टू हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2s एज कंपेयर टू 2p। ड्यू टू हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2s एज कंपेयर टू 2p। सेकेंड, it is difficult to remove electron from paired system। it is difficult to remove electron from paired system then unpaired system। it is difficult to remove electron from paired system then unpaired system। paired system से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अनपेयर्ड सिस्टम। ये बना लो, ऐसे लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन देकर आना एग्जाम में, नोट करो इसे। नेक्स्ट आ रहा है कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज्यादा की होती है मैग्नीशियम से। हिंदी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम से मुश्किल क्यों है? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो क्या बन चुका होगा? नोबल गैस, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। हम कह रहे हैं I1 कम है, I2 ज्यादा है इसकी। उसका कारण ये है क्योंकि सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो नोबल गैस बन गया, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। लिखो आंसर, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। I2 का मतलब आप ये सोच रहे हो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले एक तो निकालो। सो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन,
Sodium achieve noble gas electronic configuration. After losing one electron, sodium achieve noble gas electronic configuration. Sodium achieve noble gas electronic configuration. Hence, very high energy is required to remove second electron. Hence, very high energy is required to remove second electron. ये बना लो, ऐसे ही लिख लो. फोर्थ आ रहा है जी, 3 शानदार क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बिल्कुल टॉप 3 के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं. अगर हम बात करें आयनेशन एंथैल्पी के तो ये टॉप 3 क्वेश्चन थे. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बेरिलियम, बोरोन. आप देखोगे एवरीथिंग इज कवर्ड. उसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को देखें तो दीज आर द टॉप 3 क्वेश्चन. पहला, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों हो गई? तो याद है मैं आपको बोलता था कि आप वैल्यूज तक याद करो इसकी. आप वैल्यूज चाहो तो ऊपर काफी जगह लिख सकते हो. याद है वैल्यूज? क्लोरीन की लगभग 330 है, क्लोरीन की लगभग 350 है, 325 है और 305 है. ये वैल्यूज हैं इनकी. हम ये सोचते थे कि डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. हम ये सोचते थे कि क्लोरीन का साइज छोटा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जो हीट लॉस होती है वो अट्रैक्शन के कारण होती है. केमिस्ट्री का नियम है, जहां अट्रैक्शन बनती है वहां हीट लॉस होती है. जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन बनती है उतनी ज़्यादा हीट लॉस होती है. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड होता है तभी ऐड हो सकता है जब अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन. तो फ्लोरीन क्योंकि साइज छोटा है तो हम ऐसा सोचते थे कि इस पे इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, ऐड करना आसान हो जाएगा. और इसकी वैल्यू हम 370 380 एक्सपेक्ट करते थे, 330 रह गई है. बाकी किसी में एक्सेप्शन नहीं है, फ्लोरीन में एक्सेप्शन है. क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा नहीं है, फ्लोरीन की वैल्यू कम हुई है. क्लोरीन की वही वैल्यू है जो उसकी होनी थी. क्लोरीन इज नॉट ए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज फ्लोरीन. क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा नहीं है, फ्लोरीन की वैल्यू कम है. मैं पहले कहता हूं एक्सेप्शन में पढ़ना चाहिए कि एक्सेप्शन किसकी है. तो समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड इन फ्लोरीन. फ्लोरीन में क्या गलत हुआ है कि फ्लोरीन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है. मैंने कहा था 7 कुत्ते सेक्टर 3 में, 7 कुत्ते घर के बाहर, याद करो. तो जब कुत्ते छोटे से एरिया में एक्यूमुलेटेड होते हैं, कुत्ता डेंसिटी बढ़ जाती है, उनका डर बढ़ जाता है, उनकी ताकत बढ़ जाती है. लेकिन अगर वही कुत्ते फैले हुए हैं, अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं, बड़े डायमीटर में फैले हुए हैं, दे हैव लेस इंपैक्ट ऑन अस, क्योंकि जहां भी मिलेगा अकेला मिलेगा. तो क्लोरीन में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में घूम रहे हैं. फ्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल वाले, वो सेकेंड शेल में घूम रहे हैं. सेकेंड शेल का साइज छोटा है, साइज छोटा है, 7 इलेक्ट्रॉन. तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन उम्मीद से ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा. आंसर लिखो. ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू exceptionally small size of fluorine, incoming electron experience, due to exceptionally small size of fluorine, incoming electron experience
हायर रिपल्शन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस हायर रिपल्शन, किससे? फ्रॉम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, incoming electron experience higher repulsion from outer shell electronic cloud, which decrease overall attraction, इससे overall attraction कम हो जाएगी, which decrease overall attraction and hence less energy is evolved, attraction घटेगी तो कम heat loss होगी, which decrease overall attraction and hence less energy is evolved during addition of electron, less energy is evolved during addition of electron. तो ये जो हम इसको एनसीईआरटी इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की भाषा में बताती है कि छोटे एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसका। जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने आ रहा होता है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, इनसे रिपल्शन। तो इस केस में रिपल्शन जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई है क्योंकि ये डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इससे ओवरऑल अट्रैक्शन कम हो जाती है और कम हीट लॉस होगी। हीट लॉस का संबंध अट्रैक्शन से है, बता लो। ये केवल रेफरेंस के लिए बात चल रही है तो समझ में आ जाती है। सो पंच वर्ड पे ध्यान लगाना चाहिए। फ्लोरीन हारी क्यों? रिपल्शन ज्यादा हुई है, बस एक लाइन। तभी कहता हूं अपने नोट्स बनाओ, उनमें सिर्फ लाइनें लिखो, सारे रीजनिंग क्वेश्चन लाइनों की फॉर्म में लिख लो। दिस चैप्टर इज फेमस फॉर रीजनिंग क्वेश्चन। आगे जाके कन्फ्यूजन हो जाती है कि सही रीजन क्या था। पक्की पकाई खिचड़ी तो आपको दे ही रहे हैं, जितना हम जेएसआर में ऑर्गेनाइज है इतना तो फिर आकाश भी नहीं, आपको पता है। सीबीएसई की बात कर रहा हूं, हम हर चीज आपको समझा के लिखवा के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी खोज होती है। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें रीजनिंग क्वेश्चन है, आपको अपने नोट्स बहुत छोटे से नोट्स बनाने चाहिए जिसमें सारे रीजनिंग क्वेश्चन आपको लाइन वाइज लिख लेने चाहिए कि फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज। तो बिल्कुल सटीक लाइनें लिखनी चाहिए, बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने चाहिए। इसकी एक ही लाइन है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन ने रिपल्शन ज्यादा खाई है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन की पॉजिटिव क्यों है? सारी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। मैंने आपसे कहा था अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है इसका मतलब है खुशी। सबसे ज्यादा खुशी प्रोडक्ट टेबल में इनको इलेक्ट्रॉन लेकर है। आप जितना ज्यादा खुश होगे उतना पैसा खर्चोगे। कोई खुशी का मौका आता है, हम घर में कहते हैं आज पार्टी हो जाए, तो हम ये नहीं कहते कि आओ चलो एफडी कराते हैं, चलो बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आज खुशी का दिन है। हम कहते हैं पैसे फूके कैसे? सीपी जाना है, कहाँ जाना है, 5 स्टार में जाना है, कहाँ भी ज्यादा पैसे फूके जा सकते हैं वहां चलते हैं। तो खुशी है तो हीट लॉस है। सबसे ज्यादा खुश ये इलेक्ट्रॉन लेकर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाते हैं? नोबल गैस। और बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है नोबल गैस क्योंकि वो ऑलरेडी नोबल गैस है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव होना ये बताता है कि द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। रियल वर्ड इज दिस, पंच वर्ड इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगा। नियॉन कभी भी अपने आप होशो आवाज में खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल बैठा हुआ है, वो ले लेगा तो थोड़ी बन जाएगा, फायदा क्या हो। तो प्लस ये दिखाता है कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसकी हिंदी ये होती है कि अपने आप कभी भी सोडियम नियॉन अपनी खुशी से कभी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। लिखो जी, ड्यू टू स्टेबल फुल्ली फिल्ड, ड्यू टू स्टेबल fully filled noble gas electronic configuration, due to stable fully filled noble gas electronic configuration, addition of electron is non spontaneous,
addition of electron is non-spontaneous. Which makes addition of electron endothermic. Which makes addition of electron endothermic. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में है, इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी। यहां पे माइनस में साइन है, अभी आगे शुरू होने ही, अब थर्मोडायनेमिक्स वहां पे यही रोज सीखा करोगे। एंथैल्पी का साइन अगर माइनस में है इसका मतलब हीट लॉस हो रही है, प्लस में है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब अगर आप नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हो हमें हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप नहीं हो सकता, उसे करवाने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ रही है, आपको हीट देनी पड़ रही है। तो आपका जो पंच वर्ड है वो है फुली फिल्ड, नोबल गैस, स्टेबल। देखो सब लाइनें डाल दी हमने, पूरा तड़का मार दिया हमने, स्टेबल, नोबल गैस, फुली फिल्ड। यही जब भी कोई क्वेश्चन नियॉन या नोबल गैस पे आता है, हर चीज का ये तो रीजन होता है। आपको कोई पूछेगा जी आयनेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है, आप बोलोगे फुली फिल्ड, स्टेबल, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा स्टेबल हो, ना तो आप में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और ना ही आप में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, जैसे आप देख रहे हो नियॉन का हाल। सी इज अ सुपर क्वेश्चन, टॉप 3 क्वेश्चनों में आते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। और ओ माइनस में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में आती है, क्यों? ऑक्सीजन नोबल गैस बनना चाहती है, उसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ऑक्सीजन पहला इलेक्ट्रॉन लेती है तो 141 हीट लॉस होती है। अगर आपको याद आए डाटा, ऑक्सीजन अगर पहला इलेक्ट्रॉन लेती है, क्योंकि नोबल गैस बनने के लिए 2 लेने पड़ेंगे, इस दौरान तो नेगेटिव में वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आपको सवाल ये वाला पूछा हुआ है, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है तो 780 के आसपास प्लस में ये वैल्यू लग जाती है। और अभी आप इतना सुन रहे हो, प्लस का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, प्लस का मतलब है मुश्किल हो जाएगा, प्लस का मतलब है ओ माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, प्लस का मतलब है तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी। तो तर्क सही नहीं बैठता। बच्चा इसमें जो लोग कम पढ़ते हैं वो कहते हैं ये तो आराम से होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अचानक क्या करता है, फिजिक्स और सब कुछ छोड़ देता है, वो फिलोसफिकली सोचता है। वो कहता है देखो ये 27 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नोबल गैस बन जाएगा, ये तो अच्छा है, फिर ये तो खुशी खुशी लेगा। तो जो आप सोच रहे हो फिलोसफिकली सोच रहे हो, हाँ अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो जैकपॉट है, हाँ ये नोबल गैस बन जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल भी हो जाएगा। लेकिन अड़चन ये है कि आप नेगेटिव में नेगेटिव ऐड कराने के बारे में बातें कर रहे हो, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कैसे होगा, अपने आप कैसे हो सकता है ये? फिलोसफिकली तो आप ठीक सोच रहे हो, हम भी तो फिलोसफी लिखा रहे हैं, बेटे पढ़ ले, टॉप कर ले, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करोगे अच्छी जॉब लगेगी। अभी कितने बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज से करा हुआ है, किसी की 3 लाख सैलरी लगी, तो 3 लाख क्या होती है बताओ? आप बात को समझो, इतनी तो मेरा ड्राइवर की तनख्वाह है, व्हाट यू विल डू। 3 लाख रुपए की सैलरी जो लगती है साल की, या 360 की सैलरी लगती है, क्या होती है? कुछ भी नहीं होती आज के टाइम में। हम बुद्धू बन के बैठे हुए हैं। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि हम भी तो कह रहे हैं फिलोसफिकली पढ़ लो, देख पढ़ लेगा ना तो ना जॉब अच्छी लग जाएगी, अच्छे कॉलेज में चला जाएगा। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? क्योंकि उसे पढ़ने में दिक्कत है, कुछ रिपल्शन हो रही है। फिलोसफिकली यू आर राइट, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा नोबल गैस बन जाएगा, वेरी गुड। लेकिन वही तो दिक्कत है कि ये आया ऑलरेडी ओ पे माइनस चार्ज है, ये अड़चन है, यहां प्रॉब्लम है। फिजिक्स अलाउ नहीं करती इस चीज को, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसीलिए कभी भी कोई भी नेगेटिव आयन कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल थिंग। अपने आप तो कभी नहीं कर पाएगा, फिर उसका सब देखो ताकत लगानी पड़ रही है, 780 की ताकत लगानी पड़ी है, तब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ये दर्शाता है कि देखो कितना मुश्किल है। ये तो नियॉन से भी मुश्किल हो गया, नियॉन की आयनेशन एनर्जी प्लस में 120 के आसपास है, और ये प्लस में 760 है, क्योंकि नियॉन में फिलोसफिकल एंगल था कि मैं तो नोबल गैस हूं, मैं तो फुल्ली फिल्ड हूं, मेरा तो पेट भरा हुआ है, मुझे तो खाना नहीं है। वो फिलोसफिकल रीजन था, ये फिजिक्स का रीजन है। लाइक चार्जेस है पहली शतर, करें क्या इसका?
तो ऑक्सीजन का चाहे कितना ही मन क्यों ना हो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने का, फिजिक्स उसको अलाउ नहीं करेगी इस इलेक्ट्रॉन को लेने में, आपको बाहर से ताकत लगानी पड़ेगी। आंसर लिखो, ड्यू टू माइनस चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, incoming electron experience high repulsion, incoming electron experience high repulsion, which makes addition of electron, which makes addition of electron endothermic and non-spontaneous, which makes addition of electron endothermic and non-spontaneous. अगला आ रहा है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, गिव एग्जांपल। बोलो जी, किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर अगले ग्रुप के दूसरे मेंबर से मेल खाता है इन मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर, ऑब्वियसली ये एस और पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है और सब ग्रुप के लिए तो एप्लीकेबल भी नहीं है। बोलो जी, किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर नेक्स्ट ग्रुप के दूसरे मेंबर से मेल खाता है, नेक्स्ट ग्रुप के दूसरे मेंबर से मेल खाता है इन मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बेरिलियम की आदतें एल्यूमिनियम जैसी हैं, लिथियम की आदतें मैग्नीशियम जैसी हैं। बेटा बाप पे नहीं गया, पड़ोसी पे गया। दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। देखो सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, similarities in physical and chemical properties of first member, similarities in physical and chemical properties of first member of a group with the second member of next group, with the second member of next group is called diagonal relationship. Is called diagonal relationship. इसके अलावा केस ही नहीं आते, तो आप ये सारे ही बना लो। लिथियम मैग्नीशियम से मेल खाता है, ग्रुप 1 के सारे मेंबर हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं। सोडियम आपको याद है, छोटी क्लास से पढ़ते हो, कैन बी कट विद नाइफ। सिर्फ सोडियम ही नहीं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सारे चाकू से कट जाते हैं। लिथियम नहीं कटता, क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम से मेल खा रहा है इन दिस प्रॉपर्टी। मैग्नीशियम भी नहीं कटता चाकू से। तो ये अलग दिखने वाली बात हो गई कि परिवार के सभी लोग चाकू से कट रहे हैं, लिथियम नहीं कट रहा। तो क्या लिथियम किस पे गया, फिर मैग्नीशियम पे गया, वो भी नहीं कटता। एल्यूमिनियम के सरफेस पे एक इनर्ट लेयर होती है। एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज कर पाते हैं हम लोग। जंग नहीं खाता। ये पूरी बिल्डिंग बाहर सारी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, एल्यूमिनियम की खिड़कियां हैं, सब कुछ है। एल्यूमिनियम जंग नहीं खाता, हाईली रिएक्टिव मेटल है। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, फिर भी जंग नहीं खाता, क्योंकि इसके सरफेस पे एक इनर्ट लेयर होती है Al2O3 की। बोरोन के सरफेस पे भी होती है, सॉरी बेरिलियम के सरफेस पे भी होती है, बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर होती है। तो ऐसे करके इनमें काफी सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। उतना आपके पढ़ना नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसको ज्यादा देखते हैं। तो डायगोनल पार्टनर बोलते हैं। लिथियम का डायगोनल पार्टनर कौन है? मैग्नीशियम, बेरिलियम का एल्यूमिनियम, बोरोन का सिलिकॉन। नेक्स्ट। हाँ, लिथियम क्या नहीं करता? हाँ मैंने कहा तो है नहीं करता, यही तो कहा है। अरे नहीं, लिथियम को हम हार्ड मानते हैं। लिथियम आप किसी भी बुक में पढ़ोगे, लिथियम इज कंसीडर्ड ए हार्ड मेटल। इसका आगे जाके आप पढ़ोगे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है।
हाँ जी, बी पार्ट आपको याद होगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था और मैंने कहा था ये रिडॉक्स वगैरह में केमिकल बॉन्डिंग में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब लकीली केमिकल बॉन्डिंग तो अभी आपने कर ली है, रिडॉक्स वाला के भी आपने नहीं करा, बट वेरी फेमस क्वेश्चन, मतलब आने के चांसेस बहुत हाई हैं। हमें कहा जा रहा है एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ना चार्ज होता है, तो एल्यूमिनियम का हमें चार्ज निकालना है, उसे एक्स मान लो, सबके चार्ज ऐड करने होते हैं। क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, वैलेंसी सोच लो, क्लोरीन का चार्ज -1 होता है। पानी का चार्ज क्या होता है? पानी पे कोई चार्ज होता ही नहीं, होता न्यूट्रल है। तो आपको रिडॉक्स में पढ़ाएंगे, सभी एलिमेंट का चार्ज ऐड करके वही वैल्यू आती है जो ब्रैकेट के चार्ज की वैल्यू होती है। और मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। एल्यूमिनियम आपको पता है कौन है ये, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी तुम निकाल सकते हो, +3 तो आएगी। अच्छी बात क्या है, एल्यूमिनियम +3 के अलावा कोई चार्ज नहीं दिखाता। एल्यूमिनियम ने जीवन में एक ही चार्ज दिखाया है, वो +3 है। कोवैलेंसी तब आपको पता नहीं था, लेकिन अब तो आपने केमिकल बॉन्डिंग कर ली है। कोवैलेंसी का मतलब होता है आप टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हो, आप कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हो, उसे कोवैलेंसी कहते हैं। वो 6 है यहाँ पे, ये देखो। और देखो जैसे मैं बना रहा हूँ आपको शेप भी दिखेगी अब, तब तो आपको शेप के बारे में पता भी कुछ नहीं था। बता सकते हो ये शेप कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर, इट हैज ए ऑक्टाहेड्रल शेप। अपने ज्ञान के लिए sp3d2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो sp3d2 है। खैर, कोवैलेंसी का मतलब होता है कि आप कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हो, तो 6 बना रहे हो। क्या चीज? एल्यूमिनियम का बना है ना। एल्यूमिनियम का चार्ज x1 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1, पानी की वैलेंसी 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन। हम्म हाँ, वो 2+ तो है ही रहा यार, तो देख के ही बना लो। नेक्स्ट, YaCl2O7 इज एसिडिक ऑक्साइड। याद करो, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड एसिडिक है। सबूत था एनसीईआरटी में। एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं? जो पानी के साथ रेड करके एसिड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं? जो पानी के साथ रेड करके बेस बनाते हैं। आंसर लिखो। क्लोरीन इज नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, its oxide are, hence its oxide is acidic in nature, hence its oxide is acidic in nature। सबूत, केमिस्ट्री सबूत मांगती है, तो सबूत ये है, एनसीईआरटी रिएक्शन था ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये कि Cl2O7 when react with water it form परक्लोरिक एसिड। जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं पानी के साथ रेड करके एसिड बनाते हैं। तो ये रिएक्शन जरूर देकर आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखी है। 6 आ रहा है, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो जी, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल दे देते हैं, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियॉन, Na+, फेमस एग्जांपल्स हैं ये। इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और अगर साइज पे क्वेश्चन आ जाए तो याद है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम साइज होगा। सवाल साइज पे नहीं है, लेकिन इसको देखकर उसकी भी याद आती है, फेमस क्वेश्चन है वो भी। नेक्स्ट है, वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज मोर देन इंडियम। नहीं, इंडियम नहीं है, एल्यूमिनियम है वो। वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्यूमिनियम।
इंडियम, आई एन काट के ए एल लिखो, आई एन इज इंडियम, वो काट के एल्यूमिनियम लिखो। एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि हमें तो सिखाया गया डाउन द ग्रुप आने पे आयनेशन एनर्जी घटती है। बेरिलियम, सॉरी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, हमें ये सिखाते हैं डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। डाउन द ग्रुप आने पे आयनेशन एनर्जी घटती है, लेकिन गैलियम की आयनेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। एल्यूमिनियम छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। गैलियम बड़ा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो गैलियम में क्या हुआ है? गैलियम में शील्डिंग इफेक्ट खराब हुआ है। देखो जी, क्लासिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत फेमस। देखो जी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, due to poor shielding effect of 3D electrons, due to poor shielding effect of 3D electrons, in gallium, outer shell electron experience, outer shell electron experience higher nuclear force of attraction, outer shell electron experience higher nuclear force of attraction, which makes loss of electron difficult, which makes loss of electron difficult. गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, शेल वाइज लगा के लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही शेल वाइज लगाना होता है। लिखो, इसने गड़बड़ करी है। आपको ये बताया गया था कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से छुपाते हैं। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। इसमें अंदर 30 इलेक्ट्रॉन, अंदर इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है। इस 28 में से ये 10 इलेक्ट्रॉन है जिसने गड़बड़ करी है। आपको याद है शील्डिंग पावर का ऑर्डर था, सबसे अच्छा शील्डर कौन होता है? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। डी और एफ के बारे में कहते हैं कि ये बैड शील्डर है। मैंने आपसे कहा था आप एक लाइन में खड़े हो, 20 लोग लाइन में खड़े हैं, आपका 20वां नंबर है, आप ही नजर आ रहे हैं बिकॉज आपके आगे जो 19 लोग हैं वो व्हील चेयर पे, वो लूले लंगड़े हैं, खड़े ही नहीं हो पा रहे, उनकी ओरिएंटेशन खराब है, बैड ओरिएंटेशन, दे कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली। आप एक्सपोज हो रहे हो, आप ही दिख रहे हो, पीछे होने के बावजूद भी आप ही दिख रहे हो, क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रॉन खड़े हैं दे हैव ए बैड ओरिएंटेशन। तो डी के बारे में कहते हैं इट हैज ए पुअर ओरिएंटेशन। और मैं हमेशा कहता हूं शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग बिल्कुल माँ बाप का प्रभाव होता है। जब तक माँ बाप सर पे हैं उसका कोई एहसास थोड़ी है आपको। आज तो आप में से कई बच्चे नफरत करते हो अपने माँ बाप को, बिकॉज दे आर आस्किंग यू डू समथिंग विच यू डोंट लाइक। आप पढ़ना नहीं चाहते, आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, आप कुछ और करना चाहते, आप समय खराब करना चाहते। और जिस दिन ये उड़ जाएंगे लाइफ से, उस दिन ऐसे एक्सपोज हो जाओगे जैसे क्या ब्रह्मांड में अकेले हो गए। इसलिए थोड़ा सा सियाना बनने की कोशिश करनी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग है ही ये, माँ बाप जब तक है वो शील्ड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, बचा लेते हैं, और वो वहां बचाते हैं, हमें पता भी नहीं होता बचाया। जब वो चले जाते हैं तो वो अचानक वो बरगद का पेड़ ही गायब हो जाता है, बंदा कहता है ये तो धूप में मैं अकेला खड़ा हूं। तो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में यही प्रॉब्लम है। शील्डिंग लग रही है तो कोई बात नहीं, जब नहीं लगती तो इंपैक्ट आता है। अब ये 10 ने धोखा दे दिया, न्यूक्लियर चार्ज 31 है, 31 प्रोटॉन की अट्रैक्शन बढ़ेगी 4p1 पे, उम्मीद से ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हाउ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वेरी विद हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ का टॉपिक नहीं है, पर आपने अब केमिकल बॉन्डिंग कर लिया तो अपने को क्या डर है। लिखो जी, हायर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन वैसे केमिकल बॉन्डिंग का ही है।
हायर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको कार्बन का एग्जांपल दिया था, sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, फिर sp2, फिर sp3। एस करेक्टर बोलो, sp में एस करेक्टर कितना है 50%, sp2 में 3 ऑर्बिटल है, एक s 2p, 3 में से एक 33%। हम यही समझा रहे हैं, एस करेक्टर जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो sp कार्बन ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींचती है, शेड पेयर को, sp3 कार्बन के मुकाबले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, हाइब्रिडाइजेशन के साथ कैसे वेरी करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फेमस क्वेश्चन है जी, है केमिकल बॉन्डिंग का, गलती से यहां पे लग गया बट अब आपको आता है तो मैंने करा दिया। 7th, आपको फॉर्मूला बताना है जब ये आपस में कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सबसे फेमस केस था ये एनसीईआरटी का, एटॉमिक नंबर 71 एंड फ्लोरीन। हु इज एटॉमिक नंबर 71, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नाउ वी शुड नो। तो एटॉमिक नंबर 71 इज लूटिटियम। कौन है ये, याद करो, एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट की 2 सीरीज होती है। पहली सीरीज होती है लेंथेनाइड, दूसरी होती है, लेंथेनाइड का पहला मेंबर है सीरियम, लास्ट मेंबर है लूटिटियम, इसका पहला मेंबर है थोरियम, इसका है लॉरेंशियम। पहले और आखिरी मेंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवाए गए हैं, वो याद करने चाहिए आपको। लूटिटियम का एटॉमिक नंबर 71 है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, आखिरी में है इसके 4f14 5d1 6s2, ये इसका आखिरी का लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम एफ ब्लॉक में आखिरी के ही लिखते हैं। अभी आपकी इतनी पकड़ नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप भाग नहीं सकते इससे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आखिरी के 3 सबशेल, क्योंकि एफ ब्लॉक में हम 3 सबशेल्स के बारे में बात करते हैं। आखिरी का एस, उससे पहले वाले का डी, उससे पहले वाले का एफ, एन, n-1, n-2, एन एस, महसूस करो, एन एस, n-1 डी, n-2 एफ। अब मुझे जज करना था कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। कॉमन सेंस, ये इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कि स्टेबल हो जाए, 2 छोड़ेगा, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड निकालने मुश्किल नहीं होते। कितने निकल गए 3, इसके बाद ये और इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि 4f14 रह जाएगा विच इज फुल्ली फिल्ड सबशेल, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इज गोइंग टू बी वेरी टफ। तो कॉमन सेंस, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी कॉमन वैलेंसी क्या होगी +3। तो ल्यूटिटियम का चार्ज +3, फ्लोरीन का चार्ज तो आपको पता ही है -1। अगर ये आपस में कंपाउंड बनाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा LuF3। एनसीईआरटी में 7-8 क्वेश्चन थे इसके, बट ये टॉप क्लास क्वेश्चन है, क्योंकि ल्यूटिटियम में याद नहीं आना ना, इसलिए अब जब पढ़ो तो सोचो एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा, कैसे करेगा। दोबारा कंप्लेंट आई है, अभी भी कोई लड़का गया है, उसने टॉयलेट गंदा किया हुआ है। मैंने पहले भी कहा था ये नॉन नेगोशिएबल है, इसलिए अब 11th का कोई भी लड़का टॉयलेट यूज नहीं करेगा। अगर आप टॉयलेट में गए, कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप टॉयलेट में गए आपको एक्सपेल कर देंगे यहाँ से। मैं पहले ही कहता हूँ, हम आपको फैसिलिटी देते हैं, आप उसका मिसयूज करते हो, फैसिलिटी गायब हो जाती है। मैं लास्ट क्लास में वार्निंग दे चुका था कि आपके ग्रुप का कोई बच्चा है, ऑलरेडी यहाँ से 2 बच्चों को निकाला है बदतमीजी के लिए। मैंने पहले भी कहा था, 9 आप जहां बैठे हो, आपने फीस देकर इंस्टीट्यूट नहीं खरीद लिया, आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसलिए आप हर बार गाली खाते हो, बिकॉज दिस इज ज़ॉम्बी माइंड। आप खुद जाते हो, चाहे आप लड़के ही हो, आप कितने इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, कहाँ उनके वॉशरूम क्लीन होते हैं, इतनी 5 स्टार फैसिलिटी तुम्हें कौन देता है। पर
मनप्रीत को भी वॉशरूम जाना है, जेके मैडम को वॉशरूम जाना है, मेरी बच्चियां बैठी हैं, इनको वॉशरूम जाना है। आप बदतमीजी कर रहे हो, भुगतो अब फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। कोई भी 11th का बच्चा लड़का टॉयलेट यूज नहीं करेगा। और अगर लड़कियां भी जा रही हैं, आप टॉयलेट क्लीन रखो, घर है वो। आप अगर आप इसको पराया चीजें मानते हो, फिर आप बुद्धू हो। हम सबको इसकी मिलके सफाई रखनी होती है, इतना एसेट हमने बनाए हुए हैं। आप इतनी जगह कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, काश फिटजी में भी होकर आते हो। इससे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का भी नहीं है। इसका फ्री में तो लगा नहीं होगा, वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी। ये पैसे आपके लिए तो लगाए थे, पर आपको नहीं समझ में आती है, देन यू बियर इट। तो फॉर 1 मंथ, देखो स्पेशली कहने आई है मनप्रीत मुझे, तो फॉर 1 मंथ कोई लड़का टॉयलेट यूज नहीं करेगा। जाओ अपने आप गंदे जगह पे जाके फंसो जाके। तभी मैं कहता हूँ जॉम्बी माइंड है, बच्चे कुछ अड़ गए हैं और वो पकड़ में आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये JSR है, यहाँ प्रभु कृपा बड़ी है। जब तक प्रभु मेरे बैठे हैं यहाँ पे, हम हमेशा कहते हैं हमारे प्रभु डंडा गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये सब बच्चे पकड़ में आते हैं, सब बच्चे पकड़ में आते हैं जो ये बदतमीजी करते हैं, और ये निकलते हैं इंस्टीट्यूट से। ये एक होता है, अक्टूबर तक आते आते 2-4 बच्चों को एक्सपेल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाता, फैसिलिटीज को समझ भी नहीं पाता। करो फोकस, उठ पटांग चीजें हैं एक्चुअली। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, कॉमन सेंस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा टू बिकम नोबल गैस। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3-, इफ दे विल फॉर्म कंपाउंड तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्ज को, फॉर्मूला बनेगा Mg3N2। एट्थ आ रहा है, आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड ब्लॉक, क्लासिफाई एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, नोबल गैस। तो अगेन इस क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम चीजें पूछ ली हैं। पहले एक बार वहां बिल्कुल छोटे में लिख लो, बॉक्स में लो आरई। आरई क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बस आप एक एरो खींच के लिखो SN P ब्लॉक माइनस ग्रुप 18। कौन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? शॉर्ट में लिख लो SN P ब्लॉक माइनस ग्रुप 18। सारे S ब्लॉक के एलिमेंट, सारे P ब्लॉक के एलिमेंट सिवाय ग्रुप 18 के, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं? बॉक्स में लेके लिखो D ब्लॉक माइनस ग्रुप 12। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं D ब्लॉक के सारे एलिमेंट माइनस ग्रुप 12। याद है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लिखो F ब्लॉक। F ब्लॉक के सारे एलिमेंट कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन। नोबल गैसेस ग्रुप 18, नोबल गैसेस ग्रुप 18। तो पहला एलिमेंट है हमारा 64। ये हमारे पास सीक्वेंस है अफबाव की। हमें 64 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि 64 कुछ खास था। किसी को याद आ रहा है? ये गैडोलिनियम है, इसमें एक्सेप्शन है। ये होना क्या चाहिए था? मैं भी क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ। चलो पहले क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया है? F में। तो ये किस ब्लॉक का है? F ब्लॉक का। और इन्हें क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या क्या पूछा आपसे? ग्रुप पीरियड ब्लॉक, ठीक है। सो ब्लॉक तो F हो गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जा रहा है। अब क्योंकि ये F में गया है, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। हाईएस्ट शेल नंबर कौन सी भर दी? 6th।
तो पीरियड 6 हो गया। और याद करो जितने एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सारे ग्रुप 3 के होते हैं, एक्सेप्शन है, याद करो। एफ ब्लॉक में कुल 28 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट लेंथेनाइड के, 14 एक्टिनाइड के, सारे एफ ब्लॉक में काउंट होते हैं, सारे ग्रुप 3 में काउंट होते हैं। पूरी स्टोरी बताई हुई है, ट्राई टू रिवाइज। मैं कह रहा था इसमें ना एक्सेप्शन है कॉन्फ़िगरेशन में, जो आपने लिखी है वो कॉन्फ़िगरेशन में एक चेंज है। वो क्या चेंज है? ये होना क्या चाहिए था 4F8, बट एक्चुअली ये होता है 4F7 5D1। ये होना 4F8 चाहिए। जाने इलेक्ट्रॉन 4F में थे, लेकिन 4F से एक इलेक्ट्रॉन 5D में शिफ्ट हो जाता है। टेक्निकली 5D कब भरा जाना चाहिए? जब 4F सारा भर जाए। लेकिन ये 4F क्या कर रहा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है 5D में। आपको बताइए ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि ये क्या हो जाए, हाफ फिल्ड। ये भी समझना चाहिए आपको, ये एक्सेप्शन केस में आता है। हालांकि जवाब तो उसी तरीके से निकाला जाता है। हाँ जी 35 ब्रोमीन, यस। अगर पहचान जाते हो तो अच्छी चीज है। हमें ऑफ बाउ के हिसाब से चलना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, हमें ऑफ बाउ ही चाहिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप का पता कैसे लगाते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी पी में गए हैं प्लस 12। पीरियड का पता कैसे लगाना है? हाईएस्ट शेल नंबर जो भरा गया है विच इज 4th। क्लासिफिकेशन, ये एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, क्योंकि सारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 18 को छोड़ के, सारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 18 के छोड़ के बिलोंग टू पी ब्लॉक, बिलोंग टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो आप देखो एक क्वेश्चन लेकिन ये निचोड़ देगा पूरे कॉन्सेप्ट को, इसलिए फोकस करो, इस किताब की इंपॉर्टेंस को समझो, क्यों ये MIQ है। 21 स्कैंडियम है ये। वन एस टू 2s2 2p6, 3s2 3p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, डी ब्लॉक। हाईएस्ट शेल नंबर क्या भर दिया है? 4th। ग्रुप का पता कैसे लगाना है? आखिरी डी और आखिरी एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? ग्रुप 3। और क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है सिवाय ग्रुप 12। तो ग्रुप 12 का ध्यान रखना होता है। इसका ग्रुप 3 है तो कुछ टेंशन नहीं है। फिफ्टी फाइव, इसके बाद के कुछ स्ट्रगल हैं तो आप उसको फेस करो, रिवाइज करो अगर कोई चीज वीक लग रही है तो। पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी मैंने आते ही पहले 10 मिनट लगाए हैं, फिर से आपको चार्ट रिवाइज करवाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 55 भरने हैं। हाँ जी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर वही होता है जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी एस में होते हैं, एक ही है। पीरियड इज द हाईएस्ट शेल नंबर जो भरी गई है, हाईएस्ट शेल नंबर 6 भरी गई है।
सो एक फिलॉसफी होती है कि हम अलग अलग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, एक फिलॉसफी होती है हम एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें। अगर हम वीक हैं पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा बेवर्ड क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए MIQ की इंपॉर्टेंस बढ़ी थी आगे जाके। कितने ही साल, 5-6 साल हम देख रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट और सेकंड टर्म में फेल होते हैं वो फाइनल एग्जाम में सिर्फ MIQ से। लेकिन MIQ पास तब करती है जब MIQ को आप 5 बार लिखते हो। तभी मैंने कहा था अब आगे आपके पास वक्त है, आप चाहो तो किसी भी चैप्टर का MIQ, इंस्टीट्यूट 3 दिन बंद है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, ठीक है आपको पता है, लेकिन मंडे को आप आ सकते हो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप यहाँ बैठ के किसी भी चैप्टर का MIQ मनप्रीत मैडम से मांग सकते हो, वो आपको फोटो कॉपी करके दे देगी। आप बैठ के यहाँ पे सारे आंसर खुद से लिखो। अब जो बच्चे पढ़ाई में वीक रह गए, आप 2-2 4-4 बार MIQ लिखो, बुकलेट भी पढ़ो, NCERT क्वेश्चन रिवाइज करो, बट एक बार इसको 5-6 बार लिखो ताकि आप सेटल डाउन करो। 9 क्वेश्चन आपको याद होगा, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बताओ जी नोबल गैस कौन है? नोबल गैस की पहचान I1 सबसे ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस में होगी। लिखो जी, ए का आंसर है बी, नोबल गैस है बी। रीजन लिखो, हाईएस्ट IE1 एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों हिंट है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट IE1, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, तो डबल हिंट है इसमें। एक ऐसा एलिमेंट जो डाई हेलाइड फॉर्म करेगा, MX2 का मतलब हो गया डाई हेलाइड, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर देगा। ढूंढो आंसर, लिखो जी सी। कारण लिखो, लो IE1, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लो IE1, बट द गेम इज नॉट वेरी हाई IE2। IE2 हमेशा ज्यादा होती है बट नॉट वेरी हाई IE2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंफर्टेबली लॉस करेगा। लो IE1, नॉट वेरी हाई IE2। लिखो, इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे मैग्नीशियम, इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, ब्रैकेट में लिखो ग्रुप 2। अब मैग्नीशियम को मन में लाओ, मैग्नीशियम अगर क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा? MgCl2 MX2। देखो MgCl2 MX2, फील दैट। आइडेंटिफाई द एल्कली मेटल जो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर दिखाता है। याद होगा ये NCERT का पार्ट था, सबसे अच्छा पार्ट था ये NCERT का जो हमने यहां उठाया। पहली बात तो मुझे एल्कली मेटल पहचानना है, पहचान बोलो। सबसे कम I1 और सबसे ज्यादा I2, ह्यूज गैप होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो क्या बन जाता है? नोबल गैस। तो ढूंढो, यहां पे 2 लोग हैं जो एल्कली मेटल हैं। लिखो आंसर, A एंड D। ये आंसर नहीं है लेकिन आप लिखो, A एंड D आर एल्कली मेटल, ये दोनों एल्कली मेटल। पहचान लिखो जी, वेरी लो I1, एक्सेप्शनली हाई I2, ह्यूज गैप होगा। वेरी लो I1, एक इलेक्ट्रॉन निकालना सुपर इजी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सुपर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद नोबल गैस बन जाते हैं। तो वेरी लो I1, वेरी हाई, एक्सेप्शनली हाई I2, दोनों ही एल्कली मेटल है। लेकिन सवाल ये नहीं है, अपने पलट के बैठ गए हो नशेड़ियों, जागो। सवाल क्या है? वो कौन सा एल्कली मेटल है जो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है? तो आपने फजान रूल पढ़ा था, फजान में याद होगा लिथियम का जिक्र करते थे, केटाइन का साइज छोटा हो, एनाइन का साइज बड़ा हो। आपको पता लगाना है ये जो A और D है इनमें से साइज किसका छोटा होगा। आराम से सोचो, लंबी गहरी सांस लो, आ जाएगा। आप बहुत जल्दी जवाब देते हो, प्रोसेसिंग तो कर लो। मैं आपसे कह रहा हूं आयनेशन एनर्जी को देखकर साइज सोचो। आयनेशन एनर्जी और साइज में क्या संबंध है? जितना साइज छोटा होगा उतनी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ए या डी? फिर ए बोल रहे हो यार, पागल हो क्या? ए या डी, किसकी आई ज्यादा है? आई ज्यादा हो तो साइज छोटा, साइज छोटा हो तो कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, फजांस। लिखो, लिखो, एलिमेंट डी विल शो हायर कोवलेंट कैरेक्टर, एलिमेंट डी विल शो हायर कोवलेंट कैरेक्टर
लिखो इट हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा और लिखवा रहा हूं ताकि आपकी मेमोरी बने। इट हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, ए और डी में से डी की ज्यादा है। Hence it will have smaller size, आई ज्यादा है मतलब साइज छोटा होगा। Hence it will have smaller size, according to Fajans। According to Fajans, cation with small size, क्योंकि एल्कली मेटल तो केटाइन ही बनाएगा। According to Fajans, cation with small size shows higher covalent character। According to Fajans, cation with small size shows higher covalent character। लास्ट क्वेश्चन है जी, कौन सा क्वांटम नंबर डिसाइड करता है पीरियड? ज्ञान, पीरियड का पता कैसे लगाते हो? हाईएस्ट शेल नंबर कौन देता है? आंसर लिखो जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड का पता शेल नंबर से लगता है, शेल का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ब्लॉक का पता किस बात से लगता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया। सबशेल के बारे में बात कौन करता है? एजीमुथल। आंसर लिखो जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपने क्यों कहा ये डी ब्लॉक का है? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया। डी, एस पी डी एफ के बारे में कौन बताता है? एजीमुथल बताता है। एल की वैल्यू 0 हो तो एस, एल की वैल्यू 1 हो तो पी, तो एसपीडीएफ का ज्ञान एजीमुथल देता है। सो आपके एक्स्ट्रा क्लास में कल की छोड़ रहा हूं, फिर उसकी जगह पे मैं मंडे को ही क्लास में केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा और फिर हम वेडनेसडे से शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स।